हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो अब पहले कुछ आज ये थर्ड जो क्लासेस है तो इसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने क्या क्या फिनिश कर लिया उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने चार्जेस के बारे में बात शुरू करी, आवेश के बारे में, आवेश पढ़ाया, आवेश क्या होता है। आवेशों के बाद हमने आवेश की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई, आवेशों के गुणधर्म बताए कि आवेश क्या क्या गुण हुआ करते हैं, ठीक ना। आवेशों के गुणधर्म में हमने लंबी चर्चा करी कि इसमें आवेश के क्वांटीकरण पर, क्वांटीकरण के बाद आवेश के संरक्षण पर बात कर ली है, मतलब आवेश की पूरी प्रॉपर्टी हो गई। फिर आते हैं हम सीधे सीधे कूलाम्स लॉ पे। तो कूलाम लॉ हमने पूरा डिस्कस कर लिया। कूलाम लॉ में हमने परावैद्युत भी डिस्कस कर लिया। ओके, यदि कूलाम्स लॉ पर हम नज़र डालें सो F इक्वल्स टू 1/4πε0, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा F0, मतलब हवा में लगने वाला बल F0 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या R²। ये होता है आपका इस पर हवा में लगने वाला बल। अब जैसा कि हमने हमसे आज पूछा कि सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, आइए निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है ना, और जिसे हम कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की कौन सी विद्युतशीलता? निरपेक्ष। कौन सी? निरपेक्ष। एक तो होती है सापेक्ष। सापेक्ष के बारे में मैंने कल बताया। सापेक्ष विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर उसी को क्या बोलते हैं? के मतलब परावैद्युतांक। क्यों भाई साहब, बताया ना। तो एप्सिलॉन आर कहा, के कहा, उसी को एप्सिलॉन आर कहा। दिस इज कॉल्ड माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बटे हवा की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इससे आप किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निकाल सकते हैं, या माध्यम की विद्युतशीलता दी गई हो तो परावैद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता जिसे एप्सिलॉन आर बोलते हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी भाई, ठीक है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसके पहले मैंने आपको 1/4πε0 की वैल्यू बताई थी, साथ में साथ यूनिट निकालना भी सिखाया था कि 1/4πε0 की आप यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर 1/4πε0 को आप अकेला छोड़ दें तो बाकी की पार्टी यहाँ चली जाएगी। F0 इंटू कितना हो जाएगा? R² और नीचे कितना आ जाएगा? Q1 Q2। तो 1/4πε0 की जो यूनिट होगी, वैसे वैल्यू कितनी निकलती? 9 × 10 की पावर, इस कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है, बट यूनिट भी तो लगाना पड़ेगा। तो यूनिट फोर्स किस में नापा जाएगा? न्यूटन में। और R² मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलम इंटू कूलम यानी कूलम का स्क्वायर। ठीक है जी, ओके। अब आपको चाहिए वैल्यू किसकी? एप्सिलॉन नॉट की। किसकी वैल्यू चाहिए है? एक काम करते हैं, इसको पूरे को पलट देते हैं। यदि मैं इस पूरे को पलट दूंगा तो 4πε0 इक्वल टू 1/9 × 10 की पावर 9। बोलिए हाँ है ना। और कूलम स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि पलट दिया मैंने। और न्यूटन नीचे चला जाएगा, और मीटर स्क्वायर भी नीचे चला जाएगा। यस और नो? अब देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π, तो 4 और पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। 3.14, ठीक ना। 3.14 हो गया, और साथ में 9 × 10 की पावर कितना? 9। और ये हो गया कूलम स्क्वायर, न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पर लगभग आता है एप्सिलॉन नॉट हवा की परमिटिविटी विद्युतशीलता बराबर 8.854 इंटू 10 की पावर कितना? -11। भैया देखो ऑलरेडी 10 की पावर 9 था, तो ऊपर जाके -9 हो जाएगा, हाँ है ना। और ये दशमलव लगा है तो 2 0 ये भी छोड़ेगा ना, है ना। तो जा करके कितना हो गया अपने पास? -11 है ना। तो अपने पास 8.854 इंटू 10 की पावर -11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर की पावर -2। हालांकि ये कांस्टेंट है ना। मैं कभी याद नहीं करता हूँ, मगर इतनी बार प्रैक्टिस हो जाती है तो याद हो जाता है ना। तो इसको भी आपको कोई याद नहीं करना है, समझ गए ना। हाँ, अब पूछ ले तो निकाल लेना सॉल्व करके, मगर वैसे जनरली आप इतने बार यूज़ करोगे तो याद ही हो जाएगा। चलो नोट कर लीजिए इसका। हाँ बेटा, हाँ होगा ना बेटा। फिर भाग भी दोगे ना इसका, नीचे जो संख्या बनेगी बहुत बड़ी बनेगी। देखो 9 4 गुणे 314 बनेगा, ये नहीं बनेगा? बोलो, जब दशमलव तोड़ोगे 314 और गुणे कितना? 9। समझ गया ना। तो भाग देने पे वो आएगा। वो मैंने सॉल्व नहीं करा आपके लिए, मेरे को याद है। जरा एक बार ट्रेस कर लेना यार, यही वैल्यू देखना जरा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बुक में देख लो यार, यही होगी, होनी यही चाहिए। अब ऐसे कांस्टेंट बेटा आपको याद नहीं करने हैं, है ना। वो तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। मिल गई तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। 9 आ रही है, दिखाओ जरा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ मेरे भाई। हाँ, -12 है। 8.854 इंटू 10 की पावर
12। चलो अब ठीक है ना। 8.8545 3 डिजिट है कि कम है? 854 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद कर लीजिए, 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट भी दी हुई है। एक तो सवाल आपने ये पूछ लिया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो आपने पूछा हमसे। एडजस्टेड वैल्यू, समायोजित वैल्यू, समायोजित दूरी का कंसेप्ट, समायोजित दूरी। ठीक है भैया, ये लिख लो पहले, उसके बाद बात करें। ले भाई पासवर्ड ओपन करो यार। समायोजित दूरी, अब आपके पास दो आवेश रखे हुए हैं कुछ दूरी पर। आपके पास दो आवेश रखे हुए हैं कुछ दूरी पर, ये Q1 है और ये Q2 है। अगर इनके बीच में पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक कह लो या एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर सापेक्षिक विद्युतशीलता का पदार्थ भरा हुआ है, तो इनके बीच में लगने वाला बल F मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। याद है कि मीडियम की यहाँ से देख लो, m ये बचाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मीडियम की परमिटिविटी विद्युतशीलता बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है भैया, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो भैया अपन ने पढ़ चुके हैं कि माध्यम जब आप पूरा भरते थे। अब यदि आप माध्यम पूरा नहीं भर रहे हो, थोड़ा भर रहे हो, दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा, आर। कितनी दूरी है, आर। अब दूसरा सीन देखो, दूसरा सीन ये आपके पास आवेश Q1 है, ये आपके पास आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी यथावत अभी भी आर है, परंतु अब आपने इसके बीच में इतने में माध्यम भरा है, एप्सिलॉन आर का माध्यम इतने में भरा है। बोलो हाँ या ना। ये जो जितने दूरी में आपने माध्यम भरा है इसकी लंबाई है टी। क्या लंबाई है, टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि चौड़ाई को इंग्लिश में थिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिकनेस, तो इसलिए टी बोल दिया जाता है। यहाँ पे ये टोटल दूरी कितनी है, आर। कितनी दूरी है, आर, मगर आर में से टी दूरी पर आपका भरा हुआ है कितना माध्यम, एप्सिलॉन आर का माध्यम। बोलो भरा है। अब आप जानना चाहेंगे कि सर इस अवस्था में लगने वाला बल कितना होगा, तो अब देखिए, अब माध्यम भरने के बाद आप जो है प्रभावी दूरी नोट करो। प्रभावी दूरी, आर डैश, प्रभावी दूरी आर डैश बराबर, या इसको एक्स ले लो या आर डैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर आर डैश मुझे अच्छा लगता है। तो प्रभावी दूरी आर माइनस टी, मतलब आर मतलब ओरिजिनल दूरी, टी मतलब थिकनेस, प्लस टी रूट के, रूट के यानी एप्सिलॉन आर को ही तो के बोलते हैं, तो चाहे रूट के लिख लो चाहे एप्सिलॉन आर लिख लो, बात देखिए। ये हो गया बेटा जी। तो अब आपसे कोई बोले अब लगने वाला फोर्स कितना होगा, मतलब जो प्रभावी दूरी है वो इतनी होगी, इतनी, मतलब आर जो इफेक्टिव काम करेगा इन दोनों के बीच में वो इतना काम करेगा। समझ में आया, वो इतना काम करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये सॉल्व करके निकाला जाता है। अभी यहाँ पर हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ना हम डेरिवेशन करेंगे, बस मैंने बता दिया कि अगर आपको एडजस्ट करना हो सब कुछ तो ये यहाँ से आ जाएगा, इतना आपको रखना पड़ेगा, ठीक ना। अपन इसको डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, अब सीधे सवाल देखते हैं। तो अब इसका आपको निकालना है बल, तो क्या निकलेगा, 1/4
4 पाई एप्सलॉन नॉट, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सलॉन नॉट इंटू एक्स का स्क्वायर, वही एफ इक्वल टू इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या, एक्स का स्क्वायर। यहाँ फिलहाल मैंने आर डैश माना है तो आर डैश का स्क्वायर, समझ गया ना। तो आर डैश का स्क्वायर, चलो भैया सॉल्व कर देते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, आर डैश कितनी निकली, ये निकली है, तो आर माइनस टी प्लस कितना, टी रूट के का क्या, बस। तो ये जो है समायोजित दूरी आ गई आपकी, नोट कर लीजिए इतना, ये समायोजित दूरी है। मतलब अब जो नया बल लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक, प्रभावी दूरी हमेशा r माइनस टी प्लस टी रूट के, जी बिल्कुल, मतलब ये इसका फॉर्मूला टाइप है। हाँ ये फॉर्मूला है इसका, प्रभावी दूरी का, जो प्रभावी दूरी काम करेगी r माइनस टी प्लस टी रूट के काम करेगी। ठीक है बेटा जी, आ गया समझ में। अब दूसरा सिचुएशन देख लो बेटा, बट ये आपके एमपी बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये जेई मेंस के लिए है, ये है ना। हाँ अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं आया है ना, डिराइव भी हो जाएगा, डिराइव भी हो जाता है, करवा देंगे कभी। अब दूसरा देखते हैं, अगर सिचुएशन ये थी, अभी माध्यम भरा हुआ था, अब 2 माध्यम भर दूं, कितने माध्यम भाई साहब, 2 माध्यम, कैसा भरूं, ये मिटा दूं, लिख लिया इसको। अब 2 माध्यम भरूं, और कैसे भरूं, देखो ऐसे, इस टाइप से, टोटल दूरी r है और r के बीच में मैंने 2 पट्टिकाएं रख दी हैं, एक पट्टिका एक माध्यम है T1 लंबाई का, दूसरा T2 का है। ये देखिए, ये Q1, ये Q2, इसके बीच की टोटल दूरी r, और यहां पर पहली पट्टिका यहां से लेके यहां के बीच में लंबाई है T1, लंबाई कितनी है T1, मतलब इसकी लंबाई जो पहली चौड़ाई कह लो, पट्टिका की चौड़ाई T1 है, और दूसरी कितने की भरी हुई है T2। तो ऐसा बनाऊं, बोलो आया समझ में, मतलब ये कितने का भरा हुआ है T2, मतलब आधे रास्ते में मान लो आपने कांच भर दिया, आधे रास्ते में आपने पानी का पाउच भर दिया, तो 2 अलग अलग माध्यम हो गए। पहला माध्यम K1 ले लो और दूसरा माध्यम क्या ले लो, K2 ले लो। तो पहला माध्यम आपने K1 ले लिया, दूसरा माध्यम K2 ले लिया, या K1 को लिख सकते हो एप्सिलॉन R1 और K2 को लिख सकते हो एप्सिलॉन R2, लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोनों माध्यम के बीच में आपको प्रभावी दूरी निकालना है, तो प्रभावी दूरी r डैश इक्वल टू कितनी निकलेगी, उस समय प्रभावी दूरी आपके पास निकलेगी r डैश बराबर T1 अंडर रूट K1 प्लस T2 अंडर रूट K2, नोट करिए। तो T1 अंडर रूट K1 प्लस T2 अंडर रूट K2, इस दूरी से आपका ये सवाल हल होगा। हाँ ये 2 माध्यमों के बीच की, अगर 2 माध्यम आपने पुट करे हैं अलग अलग, तो इस तरीके से दूरी से ये प्रभावित होगा, समझ गए। T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2। डन। मैं इसको रफ कर दूं अब, ठीक है। अब इस पर सवाल हो जाए, है ना, आपने चाहे हैं कि इस पर सवाल कर लिए जाएं, तो आइए सवाल कर लेते हैं इस पर। चलिए लिखिए,
दो बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। दो बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। तो एक सीन ये है कि दो बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। आवेश Q1 है और आवेश Q2 है, ठीक है ना। कई बार नई परिस्थिति में सवाल जो आता है वो तुलना करने वाला आ जाता है कि पुराने बल से नए बल की तुलना करो, कि नया वाला जो बल लगेगा जो आने वाला है भविष्य में वो पुराने बल का कितना होगा। समझ गए? तो मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा। कितने डायग्राम बनाऊंगा? ये पुरानी बात थी। अगर ये पुरानी बात थी, मुझे नहीं पता कि प्रश्न में आगे क्या पूछा गया जब मैंने ना पढ़ा है, मगर ये पुरानी बात थी तो पुरानी बात पे जो लगने वाला बल होगा F0 या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या r²। ये पुराना सीन था। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हाँ F0 लिख लो भाई, परम शुद्ध बात F0, ठीक है ना। अब यदि क्वेश्चन नहीं कह रखा कि इनके बीच में लगने वाला बल F है, तब अपने F0 अपने मन से नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ही क्या कह दिया F, तब आप F लिखो, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो मान सकते हो। तो अब आगे का क्वेश्चन लिखिए। यदि इन आवेशों के मध्य r/2 दूरी में, यदि इन आवेशों के मध्य r/2 दूरी में, ये लीजिए भाई साहब, अब सिचुएशन बदल रही है। Q1 और Q2 के बीच में r/2 दूरी में, वैसे टोटल r है तो r/2 इधर भी होगा, r/2 इधर भी होगा, हाँ या ना। तो भैया आपकी मर्जी, आप चाहे आधा माध्यम इधर भर दो, चाहे आधा माध्यम इधर भर दो, या ऐसे जुगाड़ से करो कि आधी आधी लेंथ यहां कवर हो जाए तो चौथाई माध्यम भर दो, बात बराबर है। दोनों तरफ 1/4 तो आधा ही तो हो गया ना। या चाहो तो पूरा इधर भर देते तो उधर खाली हो जाता, या चाहते तो पूरा इधर भर देते तो इधर खाली हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल अपन ने r/2 दूरी पर क्या भर दिया भैया? माध्यम। r/2 दूरी पर कितने का? एप्सिलॉन r, या कह लो एप्सिलॉन r कह लो, या k परावैद्युतांक 4 का माध्यम भर दिया है। और शेष दूरी में कौन है? हवा। यहां भी हवा, यहां भी हवा, यह निर्वात। तो बिंदु आवेशों के मध्य, तो बिंदु आवेशों के मध्य नया बल कितना होगा? तो जो बिंदु आवेश हैं उनके मध्य में जो लगने वाला नया बल है, नया बल वो कितना निकलेगा? तो भैया Q1 Q2 की बात दी गई है, इनकी वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो बल पुराने बल के पदों में भी आ सकता है, और ना निकालता हूं तो नए बल के पदों में निकाल लो, खुद के पदों में। आओ देखते हैं, यहां तक समझ में आया भाई साहब? चलिए तो बल निकालते हैं। तो सबसे पहले दूरी निकाल ली जाए, प्रभावकारी दूरी r इक्वल टू क्या पढ़ा है बोलो? बहुत अच्छे, ये होता है ना। अब याद तो हो गया यार, बस काफी है। r माइनस टी प्लस टी रूट के, r मतलब कुल दूरी, हाँ भैया कुल दूरी कितनी है? r ही है, माइनस टी कितने में भर गया ये? r/2 प्लस टी रूट के, यानी r/2 और रूट के कितना 4 है, हाँ या ना। तो r पूरे r में से आधा r गया तो आधा r बचा कि नहीं बचा, और प्लस r/2 और साथ में 4 का रूट कितना 2, 2 से 2 कैंसिल। मतलब अब जो दूरी है परावैद्युतांक भरने के बाद तो कितना हो? r प्लस r/2 मतलब 3r/2। समझ में आया? मतलब परावैद्युतांक भरने के बाद जो दूरी प्रतीत हो रही है वो 1.5r है। कितने r है? 1.5r। 3r/2 मतलब 1.5r, ठीक है, रखे लो बेटा। 3r/2 मतलब 1.5r। अब हमें निकालना है बल। अब हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। तो बल निकालते हैं नया वाला। तो माध्यम भरने के बाद नया वाला बल F' इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ नहीं कहना सर कि ये तो माध्यम आ गया तो आप इसमें आप वो लगाओ ना एप्सिलॉन r, नो, क्योंकि ये जो दूरी है ये समायोजित दूरी है। कैसी दूरी है? समायोजित दूरी। और समायोजित दूरी ये मान के निकाली जाती है कि पूरी की पूरी हवा भरी हुई है। पूरी की पूरी क्या भरी हुई है? हवा। समझ में आया? तो समायोजित दूरी में ये समझा जाता है कि पूरी की पूरी में माध्यम में हवा भरी हुई है। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो हवा वाला लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन डिस्टेंस बोलो बाई 2 का क्या होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 3 का 9 R स्क्वायर अपॉन कितना 4, तो 4 चला गया ऊपर, यहाँ लिख दूँ चल जाएगा। अब एक काम करो 4 और 9 को पकड़ो बाहर निकालो, तो एफ डैश बराबर 4 अपॉन कितना अंदर वाली पार्टी लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना, हाँ होगा नहीं होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। मतलब ये क्या था, पुराना बल था कि नहीं था ना पुराना बल। ये देखो ये क्या था F नॉट था, क्या था F नॉट। मतलब जो नया वाला बल होगा F डैश इक्वल टू पुराने वाले बल का कितने गुना 4/9, 4/9, 4/9 1 से कम होता है, 1 से क्या होता है कम, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। ऐसा होने पर क्या हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी। मतलब जो नया वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और होना भी था, मैंने सिखाया था कि माध्यम रखने पर दो आवेशों के बीच का जो बल होता है, समझ में आया, छाप लो। अगला क्वेश्चन है, खोल के दे बेटा उसमें, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया वही करा देता हूं। अब तो क्लियर हो गया ना एकदम ये कंसेप्ट। कौन सा वाला था, सवाल ढूंढ दे बेटा इसमें। ठीक है चलो नोट कर लिया इसको। चलो तो फिर अगला सवाल लिखें। दो बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। दो बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। इनको तो पहले देखो सीन क्या है, दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अब कह रहा है इन बिंदु आवेश इनके बीच में लगने वाला कुछ बल है, ठीक है ना। ये बल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब कह रहा है कि हमने दूसरी परिस्थिति में क्या करा है कि इन दोनों के बीच में हमने एक माध्यम भर दिया है। माध्यम का परावैद्युतांक है K। क्या है परावैद्युतांक K। अब इनके बीच में हमने माध्यम भर दिया है, तो माध्यम भरने से बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम होगा। मगर हम बल नहीं कम होने दे रहे हैं, हम माध्यम भर रहे हैं मगर हम बल कम नहीं होने दे रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि माध्यम भरा तो बल कम हुआ, मगर दूरी कम कर दी तो बल फिर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R स्क्वायर। तो नीचे की चीज घटाओगे, दूरी कम करोगे तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माध्यम भरा तो बल कम हुआ, मगर दूरी फिर तुमने क्या कर दी, कम कर दी, तो बल फिर से क्या बढ़ गया, बढ़ गया। तो कुल मिलाकर ले दे करके हिसाब बराबर हो गया कि आपने दूरी ऐसी सुटेबल कुछ करी, आपने दूरी थोड़ी सी ऐसी कुछ चुन ली इन दोनों के बीच में। अब पहली दूरी R थी, मगर दूसरी दूरी मान लीजिए आपने D बना ली। क्या बना ली, D, बट अभी माध्यम भरा हुआ है। तो ऐसी दूरी बनाई है कि अब जो बल है वो पुराने वाले बल के बराबर है। तो अब नया वाला बल कितना निकलेगा बेटा माध्यम में,
एफ एम इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा साथ में K, क्योंकि एप्सिलॉन R भरा हुआ है, अपॉन नई वाली दूरी कितनी है D का स्क्वायर। समझ गए? तो सवाल कह रहा है कि बताइए नई वाली दूरी क्या होगी। तो सवाल एक बार मैं लिखवा देता हूं। दो बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर R दूरी पर रखे हुए हैं, इनको एप्सिलॉन R या K लिख लो आप लोग, K माध्यम में परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए। इनको K माध्यम में परस्पर कितनी दूरी पर रखा जाए कि बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला विद्युत बल अपरिवर्तित रहे। बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल अपरिवर्तित रहे, मतलब माध्यम की दूरी कितनी समायोजित कर दी जाए कि बल अपरिवर्तित रहे। माध्यम की दूरी कितनी हम बना दें, माध्यम में दूरी की अपरिवर्तित। तो मान लिया हमने माध्यम में बेटा D दूरी पर रखा है, बोलो हाँ, D दूरी पर रख दिया। बल क्या है, बराबर है, बल क्या है बराबर। तो पूछ लेते हैं भाई साहब बराबर होने का क्या लोगे, तो बोलेगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन क्या D का स्क्वायर। 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, Q1 से Q2 क्या हो गया कैंसिल। देखो भैया ये अपन को निकालना है D की वैल्यू, तो D² ऊपर ले आओ, तो D² ऊपर आ गया, R² ऊपर चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा K। समझ में आया? तो D बराबर हो जाएगा √R² भाई कितना K, सॉल्व करके R² का रूट R, और ये भैया बैठे रहो आंसर K। समझ में आया? R/√K। तो लिख लीजिए दूरी, नई वाली दूरी जो होगी वो पुरानी वाली दूरी डिवाइडेड बाई √ परावैद्युतांक होगी। ठीक है ना? नई वाली दूरी बराबर पुरानी वाली दूरी अपॉन √ परावैद्युतांक कर देंगे, सो हमें नई वाली दूरी मिल जाएगी। कहिए श्रीमान डन। तो अब यहाँ से अब एक कूलम्ब्स लॉ पूरे तरीके से जितना होता है, कूलम्ब्स लॉ में हमने 3 टाइप के प्रश्न पढ़ लिए। एक बल निकालने वाले पढ़ लिए, बहुत बढ़िया से बल बनने लगा, कल खूब सारे क्वेश्चन करे, 8-10 क्वेश्चन करे जिसमें हमने बल निकलवाए। बच्चों बोलो हाँ या ना, है ना? बल निकालने में अब आप महारथी हो चुके हैं। देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया क्या, उदासीन बिंदु, हाँ या ना? तो उदासीन बिंदु आपसे पूछा जाएगा, दो बल दो रखे हुए हैं, चार्ज धनावेश है ना, धनावेश ऋणावेश, उनके बीच में उदासीन बिंदु निकालना है, आप पता लगा लेंगे। ठीक है ना? उदासीन बिंदु भी आपसे बनने लग गया। इसके बाद आज हमने कर लिए कैसे क्वेश्चन भैया, परावैद्युतांक वाला खेल जितना होता है, आज परावैद्युतांक की भी हमने पूरी गणित खेल ली। अब आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव लिखो, हेडिंग डालिए, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। देखिए, जब आप किसी आयनिक पदार्थ को जल में घोलते हो, चाहे लाइक नमक, और उसका आयनीकरण कराते हो, इतना मैं यह केमिस्ट्री से उठा रहा हूँ क्योंकि आपने इतना पढ़ा होगा, तो उसका आयनीकरण कराते हो, जैसे आपने बोले पानी में नमक आपने डाला, तो NaCl जो होता है वो आयनित हो करके सबसे पहले Na+ और Cl- के रूप में रहता है ना? Na+ क्या है, चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, एकांक धनावेश, कितना चार्ज है मतलब +1e, और ये Cl- भी चार्ज है, ये क्या है -1e। समझ गए ना? तो विलेय अवस्था में ये दोनों के चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी के अंदर रहा करते हैं। समझ गए ना? तो कैसे चार्ज हैं, बराबर एवं विपरीत, बराबर एवं विपरीत। तो जब बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बेहद कम दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव है। मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक व्यवस्था, दो ध्रुवों की व्यवस्था,
मतलब यहाँ पे दो ध्रुव हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। समझ गए भैया? तो वे दो द्विध्रुव मतलब कि एक धनावेश और एक ऋणावेश। जब दो परस्पर बराबर व विपरीत आवेश, परस्पर बराबर व एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं, तो जनरली ये केमिस्ट्री में बनते हैं द्विध्रुव। किसमें बनते हैं? केमिस्ट्री में। विलेयता, विलयन वगैरह सोल्यूशन जो होते हैं आपके, उनको घोला जाता है आयनिक वगैरह को, तो उसमें बनते हैं विद्युत ध्रुव। जैसे HCl, तो HCl का भी द्विध्रुव होता है। क्या होता है HCl का? द्विध्रुव, जिसमें एक कोने में H+ चला जाता है और दूसरे कोने में क्या? Cl- चला जाता है। तो एक्चुअली किस रूप में उपस्थित रहता है? द्विध्रुव रूप में उपस्थित रहता है। फिर से बोलूंगा, द्विध्रुव मतलब दो यानी डाई और ध्रुव यानी पोल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाईपोल। तो लिखिए द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए, यदि दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हों, दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों, तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये देख लीजिए, अब यहां पर एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, +Q और -Q, दोनों के अमाउंट सेम है, नेचर अलग अलग है। इसका भी परिमाण कितना है? Q। इसका भी परिमाण कितना है? Q। मगर ये परिमाण के साथ ही धनात्मक नेचर का है और ये किसका है? परिमाण बराबर है। यदि दो बराबर एवं विपरीत, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, इनके बीच की दूरी को अपन बोलते हैं बेटा प्रभावकारी लंबाई। क्या बोलते हैं? कारी लंबाई। और जानबूझ करके इसको, चलो आप कह लो सर पहले L ले लो, L ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत ही कम हुआ करती है, तो इसको द्विध्रुव बोलते हैं। क्योंकि अगर दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो द्विध्रुव नहीं बनेगा, तो L लिया जाता है। मगर कैलकुलेशन की आसानी के लिए जानबूझ करके इस दूरी को 2L माना जाता है। क्या माना जाता है? 2L। यदि आप देखोगे तो L बराबर मान लो इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ठीक है, बट एक चीज़ और है, आप यदि इसको 2L कर दो, दोनों के बीच की दूरी को, यदि आप इसको 2L कर दो, ये लो, तब आप क्या कहोगे? आधा L इधर है और आधा L इधर है, तो L कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। और 0.5 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो कुल मिला के 2L कितना निकला? 1 ही तो निकला, केवल नाम बदल दिया और कुछ नहीं बदला। यस और नो? पहले आपने L को पूरा नाम कितना दे दिया? 1 सेंटीमीटर। हाँ या ना? और फिर आपने 2L का नाम क्या दे दिया? 1 सेंटीमीटर। अब 2L से फायदा क्या हो गया कि जितना इसके केंद्र से आधी दूरी L यहाँ दिख जाएगी और आधी दूरी L यहाँ दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको इसकी आधी दूरी अभी आगे चल के काम में आने वाली है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसकी दूरी को क्या लिए हैं? 2L लिए हैं। तो आप इनके बीच की दूरी को L भी ले लो या 2L भी ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी समझ है? क्या है आपकी समझ है? जैसे मैं कहा आपके टेस्ट में कितने नंबर आए, आपने कहा 10 नंबर आए, मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा इसको पार्ट में तोड़ करके बोलो, सर 5 + 5 आए, ये लो, अभी भी तो 10 है ना ये। तो पहले वो वही L था और उसी को क्या है? 2L था। जब हम 2L के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने उसको L और L में बांट दिया, L और L में। आ गया समझ में? तो ये कहलाती है प्रभावकारी लंबाई। क्या कहलाती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई। और ये जो व्यवस्था आपके सामने दिख रही है ये क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाती है? विद्युत ध्रुव। अब क्या करता है विद्युत ध्रुव? विद्युत द्विध्रुव क्या करता है? विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो घूमता है। क्या करता है? घूमता है। समझ गए? विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या करता है? घूमता है। घूमने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? आघूर्ण। क्या बोलते हैं? आघूर्ण। तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कल परसों में, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? आघूर्ण। अभी रट्टा पॉइंट में लो ऐसे ही कि चलो कुछ तो सीख लो, ऐसे ही रट लो क्योंकि आता है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, फिजिक्स में आघूर्ण को किससे दिखाते हैं? टाउ से। किससे दिखाते हैं? टाउ। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है PE sin θ। वैसे लिख लो।
विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण Pe sin थीटा। ठीक, यह है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और हम क्या पढ़ाएंगे आपको? हमको पढ़ाएंगे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पढ़ाएंगे आपको। हम क्या पढ़ाएंगे? विद्युत ध्रुव की स्थिति, आघूर्ण भी पढ़ाएंगे, स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ाएंगे। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हमने आपको केवल विद्युत द्विध्रुव का परिचय दिया है कि विद्युत ध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव जो होता है, अगर दो बराबर व विपरीत आवेश को एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रख दिया जाए तो जो बनने वाली व्यवस्था है, ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, समझ गए ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। समझ गए? आघूर्ण की बात अभी नहीं हुई, बस लिख दिया मैंने, ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब विद्युत द्विध्रुव की ताकत होती है, विद्युत द्विध्रुव की ताकत होती है, समझ गए ना? उस ताकत को कैसे दिखाया जाता है? हर विद्युत ध्रुव की एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे आपके सामने दो डाइपोल आ गए, आपके सामने दो डाइपोल आ गए, इंग्लिश में डाइपोल, हिंदी में ध्रुव, समझ गए ना? अब माइक में बोल रहा हूं तो शायद सुनने वालों को केवल ध्रुव ही सुनाई दे, द्वि सुनाई ही ना दे, द्विध्रुव, समझ गए ना? ढुम ढुम क्या हो गया? तो डाइपोल हिंदी में, इंग्लिश में सरल है। तो अगर आपके पास कोई द्विध्रुव है या आपके पास डाइपोल है तो एक पर्टिकुलर डाइपोल की ताकत होती है। एग्जाम्पल के लिए दो मैं आपके सामने डाइपोल दे रहा हूं, एक HCl और एक NaCl। हाँ जी, हाँ या ना? बोलो किसकी ताकत ज़्यादा, किसकी ताकत कम? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भैया H+ अगर होगा तो एक चार्ज इसके ऊपर एक धनावेश, हाँ या ना? और इसके ऊपर एक ऋणावेश, हाँ या ना? इसके ऊपर भी एक धनावेश और इसके ऊपर भी एक ऋणावेश, हाँ या ना? मतलब दोनों के ऊपर आवेश तो सेम है। क्या है? आवेश। अब बची बात इनके बीच की दूरी की। हाँ, तो जिनके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, है ना भाई? आवेश तो दोनों सेम हो गए। अब आप पूछोगे सर इनकी दूरी कितनी है? तो आइए देखते हैं किसी द्विध्रुव की ताकत का पता कैसे लगाते हैं। समझ गए ना? द्विध्रुव की ताकत का पता कैसे लगाते हैं, ठीक ना? तो द्विध्रुव की ताकत का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, ये हो गया इस पर लगने वाला आघूर्ण हो गया, ये बलयुग्म बोलते हैं इसको, ठीक है? ई विद्युत क्षेत्र, ई यहां पे है विद्युत क्षेत्र, ठीक ना? और पी के बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। नहीं, पावर नहीं है यहाँ पे, पी जो है पावर नहीं कहलाती है, पी पावर नहीं कहलाता है। अब हम यहाँ पर आपके बात करने जा रहे हैं किसी डाइपोल की ताकत, किसी डाइपोल की ताकत, द्विध्रुव की ताकत उसके आघूर्ण से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? आघूर्ण से नापी जाती है। समझ गए ना? तो विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है ना? यहाँ पे मैंने टॉर्क लिखाना था बेटा, ये बलयुग्म होता है। ये क्या होता है इसका? बलयुग्म। मैंने आघूर्ण बोल दिया, ये बलयुग्म कर लीजिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव की जो ताकत होती है वो होता है उसका आघूर्ण। क्या होता है? आघूर्ण। यस, तो आघूर्ण को हम शो करते हैं पी से। किससे शो करते हैं? पी से। तो किसी द्विध्रुव की ताकत का अंदाजा उसके आघूर्ण से लगाया जाता है। और पी कितना होता है बेटा? पी होता है कोई भी एक चार्ज का परिमाण, चाहे +Q का या -Q का। अगर ये +3 है तो भी 3 ले लो, और -3 है तो भी क्या ले लो? 3। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? परिमाण की। किसकी बात कर रहे हैं? परिमाण की। हम प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन प्लस है कौन माइनस है, हम परिमाण की बात कर रहे हैं। तो प्लस ही ले लो, Q इंटू दोनों के बीच की दूरी 2L। क्या होगी दोनों के बीच की दूरी? आई बात समझ में? तो अच्छे से लिख दो तो क्या बन जाएगा? Q इंटू 2L है, कुछ लिख देंगे 2LQ, कुछ लेंगे 2QL, मगर ज़्यादा क्या चलता है? 2QL। क्या चलता है? 2QL या Q इंटू 2L। तो ये कहलाता है, इसको बोलते हैं, P को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण लिख लो भैया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये कहलाता है विद्युत ध्रुव का आघूर्ण। और ये टाउ जो होता है, टाउ, इसको बलयुग्म बोलते हैं। इसको चर्चा करके मैंने गलती कर दी, इसकी चर्चा ही नहीं करनी थी मुझे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना? मतलब विद्युत ध्रुव की खुद की रोटेशन एबिलिटी कितनी है, खुद की घूमने की शक्ति कितनी है शायद, तो ये निकलेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है भैया? अब इसकी दिशा जान लो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से शो किया जाता है और ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। लिख लो भैया, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है।
इसकी इकाई क्या होती है? Q फॉर कूलाम, L फॉर मीटर, तो इसकी इकाई होती है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, कू बड़ा कू आएगा, कू लाम मीटर, ठीक, कूलाम मीटर। दिशा इसकी सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से लेके धनावेश की तरफ, ऋणावेश से लेके धनावेश, तो ये हमेशा माइनस से लेके प्लस की तरफ चलता है इसका दिशा। मतलब जो पी की दिशा होती है वो ऋणायन से लेके, ऋण पोल से लेके धन पोल, लिख लो दिशा माइनस पी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इसको मैं यदि ऐसा बनाऊं तो मुझे और मजा आएगा। ये लो, ये धनात्मक है, तो ये बनेगी इसकी दिशा, ये बनेगी इसकी दिशा, ऋणायन से धनायन। समझ में आया? ठीक है भैया। माइनस क्यू से प्लस क्यू, ऋणायन से धनायन तक इसकी दिशा होगी। ठीक है भैया, क्लियर है? तो माइनस से लेके प्लस तक इसकी दिशा जाएगी। तो इसलिए यदि सदिश की फॉर्म में बात करूं मैं, अदिश में क्या था? P बराबर क्यू इंटू 2L, बोलो हाँ, P बराबर क्यू इंटू 2L। अब मैं सदिश रूप में बात करूं तो P वेक्टर P सदिश बराबर Q इंटू 2L। सर सदिश तो दिखाओ। सर सदिश तो आपने ये तरफ दिखा दिया, यहाँ दिशा कौन सी है? ध्यान से देखो, ये कौन सी दिशा है? एक्स अक्ष की दिशा है कि नहीं है? है कि नहीं है? और एक्स अक्ष की दिशा को किससे बताया जाता है? आई कैप। किससे बताया जाता है? आई कैप। क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा का नन्हा कदम यूनिट वेक्टर इकाई सदिश क्या होता है? आई कैप। क्या होता है? आई कैप। तो P यहाँ तो सदिश लगा दिया है, मतलब यहाँ ए दिश, अदिश अदिश अदिश, सर सब तो अदिश हैं, और सदिश बताने के लिए हिसाब बराबर करना पड़ेगा, इसलिए क्या चपकाओ? आई कैप। अगर वाई अक्ष में भगते तो जे कैप, और जेड में भगते तो के कैप। समझ गए ना? तो दिशा लगाना हो तो टोपी लगानी पड़ेगी, कैप का नाम टोपी। अगर आपकी टोपी सीधी लगी हुई है तो कहाँ चलोगे? सीधे ही तो चलोगे। हाँ, उल्टी टोपी मत लगाना यार, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना? उल्टी टोपी लगा के सीधे चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए ना? तो जहाँ कैप लगा होगा उसी दिशा में आदमी जाएगा। क्यों भैया? ठीक है ना? हम तो ऐसे ही कहते, तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L आई कैप, ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश फॉर्मूला, और ये है अदिश फॉर्मूला। नीचे सदिश, ऊपर अदिश। ठीक है भाई साहब? तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। इसकी इकाई मैंने बता दी, कूलाम्ब मीटर, कूलाम्ब मीटर। ठीक है ना? कैसी राशि? सदिश राशि। ठीक, चलो अगला लिखो। अब विद्युत द्विध्रुव की चर्चा से वापस आइए, अब आते हैं, लिखिए विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, फूल है तो खुशबू देगा, देगा कि नहीं देगा? फूल है तो खुशबू देगा, यस, हाँ बिल्कुल ताज़ा। भाई बासी भी हो तो थोड़ी बहुत तो देगा, बासी की खुशबू कम होगी और क्या। तो फूल बासी होगा तो उसका प्रभाव घट जाएगा, अब फूल ताज़ा है तो उसका प्रभाव रहेगा। तो भैया एक आपके घर में कहीं पर फूल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है मस्त फूल। ठीक है भाई साहब, गमले में फूल लगा हुआ है, रात रानी का फूल है, बेला का फूल है, इनकी खुशबू थोड़ी ज़्यादा होती, गेंदा का फूल। अब थोड़ी दूर तक, एक लिमिटेड दूरी तक, आपके पड़ोस वाले घर, दो पड़ोस वाले घर तक इसकी खुशबू जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? और इस खुशबू के प्रभाव में यहाँ की दूरी तक जितने भौरा भौरी होंगे वो सब वहाँ से आ जाएंगे। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया? हाँ। तो ऐसे ही कोई चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? चार्ज। इस खुशबू की जगह, इस गमले की जगह मैं चार्ज रख देता हूँ। मैंने कहा फूल है तो खुशबू देगा, ऐसे ही मैंने यहाँ पर कोई आवेश रख दिया। क्या रख दिया? आवेश। ये जो आवेश जिसकी आप बात करते हो, जिसकी दादागिरी आप डिफाइन करने जा रहे हो, जिसकी दादागिरी की बात करने जा रहे हो, इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। कौन सा आवेश? स्रोत आवेश। समझ गए ना? सोर्स चार्ज, इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स चार्ज। तो कोई भी आवेश आपके पास रखा है, ये अपने चारों तरफ
कहाँ पे? स्पेस में, 3D में। ये मेरा बोर्ड बना है 2D है, बोर्ड बना है क्या है? 2D है। मतलब अगर मैं फूल बनाता मतलब खुशबू यहाँ ही जाएगी क्या? तुम्हारे नाक में नहीं जाएगी खुशबू? जाएगी ना, तुम्हारे नाक में भी जाएगी, और पीछे वाले जो बोर्ड के पीछे उनके नाक में भी जाएगी। मतलब ये जो गोला है ये ऐसा बस नहीं होगा, ये ऐसा भी होगा, ये ऐसा भी होगा, हर तरफ गोला बनेगा, हाँ या ना? मतलब क्या बन गया? क्षेत्र, स्पेस, इलाका, है ना, बन गया। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह स्थान, वह स्पेस, वह त्रिविम, स्पेस को क्या बोलते हैं? त्रिविम, क्या बोलते हैं? त्रिविम। उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह इलाका जहां तक इसके बल को अनुभव किया जा सकता है। अब जैसे भौरा आ रहा था, भौरे पे बल लग रहा था क्योंकि फूल बुला रहा था, हाँ या ना? अब इसके क्षेत्र में जैसे यहां पर कोई आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही क्षेत्र में एंट्री करा, फड़ाक से इस पे बल लगेगा, बोले निकल जा बाहर, अपुन का एरिया है, हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर माइनस का चार्ज है, आती क्या खंडाला, समझ गए ना? माइनस चार्ज बुलाएगा इसको, प्लस और माइनस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? प्लस रिपेल करेगा और माइनस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो इसलिए प्रत्येक चार्ज अपने चारों तरफ त्रिविम में एक क्षेत्र बनाता है जहां तक ये अपनी ताकत को बताता है कि ये अपना एरिया है। समझ गए ना? आ मत जाना या आ जा, कुछ तो बोलेगा, क्योंकि चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। समझ में आया? तो जहां तक अपनी ताकत को बताए, जहां तक अपनी उपस्थिति का, अपने प्रभुत्व का एरिया बताए अपना, वो कहलाएगा आपका उसका विद्युत क्षेत्र। समझ गए? सबका अपना अपना इलाका बटा हुआ है। आपका इलाका है, आपका इलाका है, कुछ दूर तक तो होगा थोड़ा बहुत इलाका जहाँ आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते होंगे। समझ गए ना? एक बच्चा था, वो बोल रहा था इलाका तो कुत्तों का होता है ना? मैंने कहा नहीं बे, आवेश का भी होता है ना? आवेश का भी होता है ना? हाँ, तो भैया, तो ये आवेश जो है, आवेश का जो जितनी दूर तक बल महसूस कर सकता है कोई भी। अब कौन बल महसूस करेगा? ये स्रोत है, और जो आ करके बल महसूस करा है उसे बोलते हैं मेरे बच्चों परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। लिख लो। तो ये है भैया सोर्स चार्ज। ये क्या है? सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। और जो ने बल महसूस किया है वो है परीक्षण आवेश, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। नोट करो। टेस्ट चार्ज बना लो भाई, इलाका बना लो, इलाका, इलाका बना लो, ठीक है ना? एरिया, इलाका, त्रिविम, स्पेस, क्षेत्र, स्पेस, हाँ स्पेस यानी त्रिविम। त्रिविम, त्रिविम में ही फील्ड इनकी त्रिविम जाती है ना। जैसे लाइट है, लाइट जल रही कहीं पर, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब की रोशनी हर तरफ जाएगी, तो जितनी दूर तक वो बल्ब जाएगी, रोशनी जाएगी, वहां तक उसका क्षेत्र कहलाएगा। उसे बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं? दृश्य यानी दिखाई देने वाला, लाइट जहां जा रही है तो दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। यहां पे विद्युत क्षेत्र है क्योंकि यहां तक इसका विद्युतीय प्रभाव महसूस किया जा सकता है। विद्युतीय प्रभाव अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो परिभाषा हो जाए फिर, चलो हो जाए परिभाषा फिर। लिखो, किसी आवेश, किसी विद्युतीय आवेश, किसी विद्युतीय आवेश या आवेश वितरण। भैया एक तो या सिंगल आवेश ले लो, विद्युतीय आवेश मतलब सिंगल आवेश, जैसे ये बैठा है, बोलो हाँ। अब आवेश वितरण, आवेश वितरण क्या है? आवेश वितरण ये है, देखो 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 देखो, ये देखो क्यू 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 क्यू, ये आवेश वितरण है। मतलब एक साथ कई सारे आवेश लदे हुए हैं। क्या फूल खुशबू देगा तो क्या माला खुशबू नहीं देगी? और ज़्यादा देगी। क्या भैया देगी कि नहीं देगी? फूल खुशबू देगा तो माला तो और ज़्यादा खुशबू देगी ना, क्योंकि इसमें खूब सारे। तो एक है आवेश, अगर अकेला फूल दिखे तो क्या है? आवेश। और फूलों की माला दिख जाए मतलब क्या है? आवेश वितरण। समझ गए? किसी विद्युतीय आवेश अथवा आवेश वितरण, या तो आवेश ले लो या आवेश वितरण ले लो, के आसपास का वह स्थान, वह त्रिविम, वह क्षेत्र, वह एरिया, वह इलाका
कुछ भी ले लो, आसपास का वह क्षेत्र, लिख लिए, वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को, किसके प्रभाव को, स्रोत आवेश के, किसके आवेश को, स्रोत आवेश के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। महसूस किया जा सकता है, किया जा सकता है, प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भाई साहब, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो जहां तक प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, उस जगह को, उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उस एरिया को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यस, अब आप अगर फूल के पास में हो तो फूल के ज्यादा पास में ज्यादा खुशबू आएगी, बोलो हाँ। थोड़ी दूर हो कम खुशबू आएगी, और दूर हो कम खुशबू आएगी। फूल से बहुत ज्यादा दूर हो, अनंत पे हो, खुशबू नहीं आएगी। मतलब अनंत पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य। विद्युत क्षेत्र को ई से शो करते हैं। विद्युत क्षेत्र आ गया, हाँ लिखो, इसे ई द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे ई से। और कैसी राशि है ई, सदिश। लिखो, विद्युत क्षेत्र को ई से व्यक्त करते हैं, यह एक सदिश राशि है। ई से व्यक्त करते हैं, सदिश राशि है। और ई अनंत बराबर 0। अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। समझ गए, अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। और जितना स्रोत के पास आओगे विद्युत क्षेत्र उतना बढ़ेगा, और जितना स्रोत से दूर जाओगे विद्युत क्षेत्र उतना घटेगा। समझ में आया? जितना स्रोत के पास में आओगे, खुशबू तेज होगी यार। शेर बैठा है, शेर के जितना पास में आओगे तुमको उतना डर लगेगा, बोलो हाँ, मतलब उसका क्षेत्र बढ़ रहा है। और शेर से जितना दूर जाओगे तुम आराम से महसूस करोगे, मतलब उसका क्षेत्र घट रहा है। समझ गए ना? और हर बिंदु पर एक बल लगेगा। हर बिंदु पर क्या लगेगा, बल। ठीक है ना? तो कल पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ पूछने वाले थे नकुल? क्या पूछने वाले थे, जल्दी पूछो। सर जैसे लाइन से आवेश हो जाएंगे, हाँ, तो सर तो जब आपस में लाइन से जाएंगे तो सर या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। भैया ये आवेश दिए गए हैं खूब सारे, करने दो ना आकर्षित प्रतिकर्षित। आप इनके बीच में क्यों देख रहे हो? इनके आजू बाजू कुछ होगा कि नहीं होगी ताकत? इनके आजू बाजू में कुछ ताकत होगी कि नहीं होगी? मैं उस ताकत के बारे में बात कर रहा हूं। करने दो प्रतिकर्षित। कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, हिल तो पाएंगे नहीं, क्योंकि चालक के ऊपर नहीं बैठे हैं, कुछ चालक के ऊपर बैठे हैं, तुम्हारी टोपी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हिल तो पाएंगे नहीं, खुद तो हिल नहीं सकते हैं, बस अपनी अपनी ताकत फैलाते रहेंगे चारों तरफ। बोलो हाँ। तो ये अपना अपना विद्युत क्षेत्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? भैया जब एक आवेश विद्युत क्षेत्र बना रहा है तो 10 आवेश विद्युत क्षेत्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलो हाँ या ना? एक छोटा सा बल्ब है, बल्ब लाइट मार रहा है, दिमाग लगाओ। एक छोटा सा बल्ब है, बल्ब लाइट मार रहा है, बोलो हाँ। ऐसी लाइट मारेगा? अब उस छोटे से बल्ब को मैं खूब सारे बल्ब कनेक्ट कर लूं, ये कनेक्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से, और इसको पन्नी में मैं बांध दूं, अच्छे टाइट कर दूं पन्नी बांध करके कि ये गिर ना जाए। तो ध्यान से देखो, क्या ट्यूबलाइट बन गई कि नहीं बन गई? हाँ। अब मैं पूरे बल्ब बांध करके ऊपर लटका दूंगा,
बच्चे क्या बोलेंगे, सर जी बड़े जुगाड़ की ट्यूबलाइट बनाए हो यार गुरु यार, है ना। क्योंकि वो जैसे ट्यूबलाइट आजू बाजू पूरी तरफ मारती है लाइट, उस तरफ लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, जाएगी ना वैसी। तो पहले क्या था, एकांक अकेला आवेश था, अब क्या है, आवेश का वितरण है। तो आवेश वितरण भी तो अपना क्षेत्र देगा कि नहीं देगा बताओ। तो आवेश या आवेश वितरण जहां तक अपनी छटा बिखेर सके, जहां तक अपना प्रभाव महसूस करवा सके, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। समाप्त करें, चलिए धन्यवाद।